नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के 224 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बीते रात चुनाव प्रचार बंद होने के बावजूद वीडियो शेयर किया गया है, जिस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट दोस्तों और किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बसवराज बोम्मई और उनके अधिकारियों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा कराया गया है दोस्तों। इसके साथ में सोनिया गांधी को इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस भेजा गया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। साथ साथ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने कर दिया है क्लियर कि भारतीय जनता पार्टी से हो गए हैं अलग। बताएंगे आपको बीजेपी के उम्मीदवार से इतर निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में लगातार वोट मांग रहे हैं दोस्तों। वहीं पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के दौरान एक वीडियो वायरल करते हुए बीजेपी का प्रवक्ता पूछ रहा था सवाल, पूरा वीडियो जारी करते हुए लोगों ने दिया है करारा जवाब। बताएंगे आपको फिर से फेक न्यूज फैलाता हुआ बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पकड़ा गया है दोस्तों। इसके साथ में जंतर मंतर में पहलवानों का समर्थन करना पड़ा है अन्य पहलवानों को भारी। बताएंगे हरियाणा कुश्ती संघ के 3 सचिवों को निलंबित किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटक में प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर पहुंच गए हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मनाने की चल रही है कवायद। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा द केरला स्टोरी को बैन लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ये पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के वोटिंग के दौरान कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर 38 साल से चल रहे हर 5 साल पर परिवर्तन की तरह ही इस बार भी परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एक और कर्नाटक के अंदर 224 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और जेडीएस के नेता कुमारस्वामी की किस्मत दांव पर लगी पड़ी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की सीट पर भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में लक्ष्मण सावदी भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये सारे वो बड़े नेता है जो पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रहे हैं दोस्तों। इन सीटों पर शाम होते होते पूरा ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा साइलेंट आवर्स में भी किए गए प्रचार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में कहा गया है कि मैं शिकायत करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ। इस कंप्लेन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का हवाला दिया गया है दोस्तों, जिसके धारा 126 के अंदर लिखा हुआ है कि चुनाव से 48 घंटे पहले साइलेंट आवर होगा, यानी कोई प्रचार प्रसार इस दौरान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। सोमवार शाम 6 बजे ही 48 घंटे का साइलेंट आवर शुरू हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रात में एक वीडियो जारी करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क साधा। सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरीके से प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो का लिंक भी जारी किया गया है दोस्तों, जो 9 तारीख 5वां महीना 2023 को 12 बजे अपलोड किया गया था। इसके बाद साइलेंट आवर में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने 2 अलग अलग न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू चलाया गया। एक तरीके से यहाँ भी प्रचार किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के धारा 126 का उल्लंघन बताते हुए पूरे मामले पर जल्द और बड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद की है दोस्तों। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती, क्योंकि सोनिया गांधी को तो तुरंत नोटिस भेजा गया था। ऐसे में आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े संगठनों में से एक वीर सवैया फोरम की ओर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया गया था, जिसके बाद राज्य की राजनीति जबरदस्त तरीके से पलटने जा रही है। इसके संकेत मिले थे और अब जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, उसके अनुसार कर्नाटक के अंदर स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने एक टेम्पलेट बनाया है, एक लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया कि हमारे राज्य कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन के कारण भ्रष्टाचार का लेवल हमारे राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है, भयावह लेवल तक पहुंच चुका है। 40% कमीशन के कारण पब्लिक के प्रोजेक्ट में काफी रुकावट देखने को मिलती है, जिसके कारण कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोकतांत्रिक देश के अंदर जब लोग अपने दिमाग से वोट डालते हैं, सब कुछ सोचकर वोट डालते हैं, तो करप्शन जैसी समस्याओं से भी लड़ा जा सकता है। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से उनके प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा है दोस्तों। इस लेटर को सोशल मीडिया पर लोग तेजी से वायरल कर रहे हैं। उन सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो इनके कार्यों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ही बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला इतना आगे बढ़ गया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक समर्थक अपने मंत्री पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर गया था दोस्तों। और मामला काफी आगे बढ़ा
था और इसी तब से ही 40% कमीशन वाली सरकार बीजेपी की सरकार को कहा जाता है। और अब कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से ये जो लेटर लिखा गया है 9 तारीख को बीते दिन लोगों को याद करवाया गया है कि 40% कमीशन के कारण राज्य के अंदर बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है, किस तरीके से जनता को नुकसान झेलना पड़ा है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टरों में से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका चुनाव 2023 के लिए मतदान के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश बाबू ने जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के खिलाफ निविदा लेन देन संबंधित लोकायुक्त में शिकायत की है। रमेश बाबू ने सभी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी मापदंडों को नजरअंदाज किया और स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसे कंपनी को 1260 करोड़ का ठेका दिया गया जिसके पास हेल्थ के मामले में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। वहीं दोस्तों, मात्र 2 दिन चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंची कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक बयान देते हुए कहा था कि हम कर्नाटका की सोवरेनिटी को बचाना चाहते हैं, जिसके बाद बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सोवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल करना यानी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका को भारत से अलग करना चाहती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी आरोप लगाया गया था दोस्तों और चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने सोनिया गांधी से इस मामले पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। देखते हैं दोस्तों क्या जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिया जाता है। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है और जयानगर में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2-3 दिनों से यहाँ पर जो बुरे तत्व हैं वो लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के उम्मीदवार सीके राममूर्ति विधानसभा में गरीब लोगों को धमका रहे हैं और बेंगलोर के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो दबंगई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनको जयानगर विधानसभा क्षेत्र में लाया गया है ताकि वोटों को प्रभावित किया जा सके। कई और बड़े आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते हैं जो खुलेआम इस्लामोफोबिया फैलाता हुआ एक बार फिर से पकड़ा गया है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं सांसद वरुण गांधी। इस बात के साफ संकेत मिले हैं दोस्तों। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने उस व्यक्ति का समर्थन किया है जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के अपने सांसद वरुण गांधी, दरअसल दोस्तों वरुण गांधी बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बीजेपी को वैसे नुकसान नहीं पहुंचाया जिसके बाद बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अब चुनाव के दौरान वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। यानी ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आधा अधूरा वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सोनिया गांधी ने भाषण देने के बाद कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है, क्योंकि सोनिया गांधी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते। आपको बता दें दोस्तों कि इस तरीके का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की थोड़ी तो इज्जत करो, गजब बेइज्जती है। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पूरा वीडियो दिखाया गया है दोस्तों। 50 सेकंड का वीडियो दिखाते हुए कहा गया है कि देखिए, जब सोनिया गांधी जी ने अपना भाषण खत्म किया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए खड़े थे क्योंकि वहां से उनको अपना भाषण देने के लिए निकलना था। यानी अगर बीजेपी का प्रवक्ता थोड़े और सेकंड का वीडियो जारी करता दोस्तों तो खुलासा हो जाता कि वहां पर खड़गे को सीट पर बैठना नहीं था बल्कि अपने सीट से ही भाषण देने के लिए जाना था। यानी दोस्तों, गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए ये बातें कही जा रही है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर जंतर मंतर से जुड़ी हुई है जहां पर पहलवानों का समर्थन करना पड़ गया। हरियाणा कुश्ती संघ के 3 सचिवों को भारी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के एमेच्योर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महासचिव आमने सामने आ गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में दोस्तों HWU के अध्यक्ष रोहतास सिंह ने 5 मई को एक पत्र में झज्जर के वीरेंद्र सिंह दलाल और हिसार के संजय सिंह मलिक और मेवात के जय भगवान को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर विरोध में उनकी कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर जिस व्यक्ति को सबसे पहले पद से हटाना चाहिए था ब्रजभूषण शरण सिंह को, उसको पद से हटाने की जगह अन्य लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। यानी खुले तौर पर अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करता हुआ बीजेपी का नेता नजर आ रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है कर्नाटका के बागलकोट से, जहां पर बसवेश्वर सर्किल के पास कार में टी-शर्ट का बंडल ले जाता हुआ वाहन पकड़ा गया है। दोस्तों, दरअसल आज जो चुनाव हो रहे हैं इसके लिए बीते रात ही लोगों के बीच में सामान बांटने की तैयारी चल रही थी। हालांकि पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका के अंदर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। 10 मई तक के आंकड़े जारी
किए गए हैं, जिसके हिसाब से कहा गया है कि कर्नाटका में इस बार 375 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है, जिसमें से 288 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। चुनाव आयोग ने खुलासा 8 मई को प्रचार के समाप्त होने के एक दिन के बाद किया है। यानी अगर आप एवरेज निकालेंगे दोस्तों तो हर विधानसभा पर कम से कम 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए पकड़े गए हैं इलीगल तरीके से ले जाने वाले। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कर्नाटका के अंदर इस लेवल का करप्शन है कि चुनाव में भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का जिक्र किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अमित शाह के बयान को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जो बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर से विचार विमर्श करने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों दरअसल बीजेपी के लोगों ने कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। 4% आरक्षण को खत्म करके 2% आरक्षण लिंगायत समुदाय और वोकालिका समुदाय को बांटा गया था। और अब जो अपडेट आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरक्षण को हटाने पर चर्चा की गई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए जून तक का समय दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से सामने आए सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि सरकार ने अभी इस कानून को लागू नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे कि कर्नाटका चुनाव में 4% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अमित शाह के इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कोर्ट में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि चुनाव में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी का जिक्र किया और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यह आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जिस पर जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन की बेंच ने इस तरह के बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि जब मामला अदालत के समक्ष लंबित है तब इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, ये उचित नहीं है। कर्नाटका सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस तरीके की टिप्पणी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर कोई कह रहा है कि धर्म के आधार पर कोटा नहीं होना चाहिए तो इसमें गलत क्या है। दवे ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कर्नाटका में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण असंवैधानिक था और बीजेपी सरकार ने इसको हटा दिया। 25 जुलाई तक के लिए मामला टाल दिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर आज जो वोट देने जा रही है जनता, उनको कोर्ट के इस प्रोसीडिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ EVM में गड़बड़ी होगी तो उसे तुरंत बदल देंगे, तुषार गिरिनाथ ने जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों EVM में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। बेंगलुरु के अंदर चुनाव अधिकारी तुषार गिरिनाथ ने कहा कि अगर हमें इस तरह से कोई त्रुटि मिलेगी तो हम तुरंत बदलाव करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि अभी तक आपके पास कर्नाटका को लेकर क्या डिटेल में जानकारी है। दोस्तों वहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार के बैन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया द केरला स्टोरी के निर्माता। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया। दोस्तों फिल्म के निर्माता ने कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। इस दाखिल याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वो राज्य सरकार से फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा जाए। सूत्रों के अनुसार इस मामले में बुधवार को सुनवाई की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल से पहले तमिलनाडु के थिएटर मालिक ने भी ये तय किया था कि वो फिल्म को राज्य में नहीं दिखाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। देखते हैं इस मामले पर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है। साथ साथ ED प्रमुख के सेवा विस्तार पर केंद्र सरकार ने किया बचाव तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एक व्यक्ति के जाने से कमजोर हो जाएगी एजेंसी। दरअसल दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उनके एक्सटेंशन के विरोध में दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई। केंद्र ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने का बचाव किया है। कार्यकाल बढ़ाया गया है। वहीं मामले की सुनवाई कर रही बेंच का कहना है कि क्या व्यक्ति के हटने से केंद्रीय एजेंसी अप्रभावी हो जाएगी। संजय मिश्रा को मिले तीसरे एक्सटेंशन के बाद वह इस साल नवंबर में रिटायर्ड होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में बीजेपी की सरकार बचाव कर रही है। और क्योंकि ED एक ऐसी एजेंसी है जिस पर सत्ता में बैठी पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों वहीं पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के पक्ष में खाप पंचायतों के खड़े होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजपूत संगठन ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरा है। मुजफ्फरनगर के राजपूत समुदाय ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खाप पंचायतों और किसान नेता राकेश टिकैत को चेतावनी दी है। देश के शीर्ष महिला पहलवान पिछले 17 दिनों से जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के राजपूत समुदाय राजपूत महासभा ने 8 मई को ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देने की बात कही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को जातीय आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों कुल मिलाकर देश की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन को एक समुदाय का आंदोलन बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों 3 महीने के भीतर केंद्रीय जांच एजेंसियों को पुलिस थाने में CCTV कैमरा लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका अभी तक पालन नहीं हो पाया है। कम से कम 4 ऐसे सेंट्रल एजेंसियां हैं जहां पर दोस्तों इसका पालन नहीं किया गया है और एक बार फिर से कोर्ट में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ साथ बता दें कि दक्षिण
अफ्रीका से लाए गए मादा चीता दक्षा की एक मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 2 महीने में तीसरे चीते की मौत हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार ने दावा किया था कि भारत के अंदर एक बार फिर से जगह जगह चीता दिखाई देंगे और चीता कुल्लू नेशनल पार्क में लेकर आया गया था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें 6 में से तीसरे चीते की भी मौत हो गई है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि किन लोगों की गलती की वजह से लगातार चीतों की मौत हो रही है। क्योंकि बहुत धूमधाम से भारत में चीता लाया गया था, लेकिन 3 चीतों की मौत होने के बाद ये मामला काफी गंभीर हो चुका है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता बेंगलुरु के अंदर हनुमान चालीसा मंदिर में पाठ करने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही जानकारी चुनाव आयोग की टीम को मिली, बेंगलुरु में वीर अंजनेय मंदिर में पहुंच गए चुनाव आयोग के लोग। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। धारा 144 का हवाला देते हुए हनुमान चालीसा पाठ पर रोक लगवाई गई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ किस धारा का उल्लंघन है। हनुमान चालीसा पाठ करने के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता शोभा करंदलाजे ने वीर अंजनेय मंदिर में जय श्री राम का नारा भी लगाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम ने कहा कि हम पुलिस को बुलाएंगे। बजरंग दल ने कर्नाटक के चुनाव की वोटिंग से पहले देश भर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। इस पूरे मामले पर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों साथ साथ बिहार के अंदर जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कोर्ट में जल्द सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। दरअसल दोस्तों 4 मई को पटना के हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार याचिका दाखिल करके पूरे मामले पर हाईकोर्ट से रोक को हटाने की मांग करने जा रही थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले के आधार पर चर्चा की जाएगी। हमारी सरकार गणना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पहले ही जाहिर कर चुकी है। महागठबंधन सरकार के अधिकतर नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना को रोकने के लिए तमाम कोशिश कर रही है और भाजपा के लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर द केरला स्टोरी का विरोध किया है। दोस्तों उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मनोरंजन को मनोरंजन के लिए छोड़ दे और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए ना करे। नफरत की कोख से उपजी कोई भी कला राष्ट्र और समाज के लिए विध्वंसकारी हो सकती है। शिवपाल यादव की ओर से दिए गए इस बयान के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एक बात तय है कि द केरला स्टोरी का जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। दोस्तों लोग साफ तौर पर इसे प्रोपोगेंडा मूवी बताते हुए विरोध कर रहे हैं। वहीं पर अतीक अहमद की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। मीडिया इंटरव्यू पर भी रोक लगा दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के 3 हफ्ते के बाद यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने मीडिया को कहा है कि वो इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं और मीडिया के इंटरव्यू पर रोक भी लगा दी गई है। 3 मई को आदेश पारित करते हुए जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर और शिव प्रसाद की खंडपीठ ने 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। साथ साथ दोस्तों विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेजा है। फिल्म मेकर ने कहा कि ममता बनर्जी ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल को प्रोपोगेंडा मूवी बताया था। इस पर मैं ममता बनर्जी से जवाब मांगता हूं। उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। लीगल नोटिस ममता बनर्जी को भेजा गया है। देखते हैं ममता बनर्जी की ओर से क्या रिस्पॉन्ड किया जाता है। दोस्तों साथ साथ दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीतों में से तीसरी मादा चीता की मौत को लेकर सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा तीसरे चीते को पनौती लगी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते एक एक करके मरते जा रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट से उन्हें हटाना एक फोटो सेशन के लिए था क्या, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कई सारे लोग चीते को जब भारत लेकर आया गया था तो बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन अब इस तरीके से बार बार चीतों की मौत को लेकर सवाल अपने आप में उठना लाजमी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी है या फिर वसुंधरा राजे। दरअसल एक दिन पहले अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा था कि वसुंधरा राजे की वजह से ही उनकी सरकार राजस्थान में बच पाई, जिस पर हालांकि वसुंधरा राजे ने कहा कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। तो अब सचिन पायलट ने भी निशाना साधा है। दोस्तों सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत को बताना चाहिए कि सोनिया गांधी उनका नेता है या फिर वसुंधरा राजे उनकी नेत्री है। साथ साथ दोस्तों आईएएस एसोसिएशन महाराष्ट्र ने बिहार के अंदर जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आरोपी आनंद मोहन को जेल से छोड़ने पर नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि आईएएस एसोसिएशन ने अपना सॉलिडेरिटी दिखाया है गोपालगंज के पूर्व डीएम के लिए, जिनकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए नेता आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया गया था। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक में नई आरक्षण नीति लागू नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्नाटक में कह रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है। साथ साथ दोस्तों अपने आप को पत्रकार बताने वाली श्वेता सिंह ने दावा किया कि एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, दूसरी तरफ जिस होटल में बिलावल रुके हैं उसकी
की बीच पर सुरक्षा गश्त लगाने वाला गोवा पुलिस की जीप का नंबर 1972, वही साल जब पाकिस्तान के 2 टुकड़ों पर औपचारिक मोहर लग गई थी, संयोग है? ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। इस पर हिस्टोरियन एस इरफान हबीब बोले, कहा 1972 में शिमला में एग्रीमेंट हुआ था, जबकि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अगर आप लोग लाइव जाते हो, जनता से कुछ कहते हो, तो पहले कुछ होमवर्क कर लो, तब जाके जनता को बताओ कि कब क्या हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों 1972 में पाकिस्तान के टुकड़े की बात कही जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि 1971 में ही पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे। साथ साथ रैंकिंग कौन देता है, बिल्किस बानो केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारिता को लेकर भी दिलचस्प बहस हुई है। सॉलिसिटर जनरल के साथ जजों ने भी पत्रकारिता को लेकर चर्चा की है दोस्तों। और इसके साथ में बीजेपी के नेता ने मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में कितने लोग सेकुलर है, ये उंगली पर गिना जा सकता है। साथ राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया जाएगा नोटिस, डीयू कैंपस में बिना पूछे जाने पर कार्रवाई करने के मूड में है डीयू का प्रशासन। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।